हेलो दोस्तों, इसके पहले आपने देखा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है और नीति निर्देशक तत्व के संबंधी कथन और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 36, 37, 38 व 39 के उपखंडों के बारे में मैंने अध्ययन किया। आज जो हम चर्चा करेंगे वो नीति निर्देशक तत्व के अन्य अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करिएगा, सुनने का भी प्रयास करिएगा और कोशिश करिएगा को रिलेटेड करके चीज़ों को पढ़िएगा और नोट्स भी आप बनाते जाइएगा। यहाँ से प्रश्न वन लाइनियर के माध्यम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन वन लाइनियर को भी क्वेश्चन बनाने से पहले हम उसकी एक डायग्राम और फ्रेमिंग कर लें ताकि उस पर मेरी समझ विकसित हो जाए। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में किया था, ठीक है, उसको ज़रूर आप देखिएगा पहला वाला वीडियो। तो पहला वाला वीडियो के आज के बाद हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि ये आयरलैंड से लिया गया है और ये संविधान के चौथे भाग में है और ये अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच में है। क्लियर मित्र, आज हम अध्ययन करेंगे नीति निर्देशक तत्व के अन्य भाग, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर आज हम 40 के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 40 में मित्र पंचायत के गठन के बारे में बात किया गया है। जी हाँ, पंचायत के गठन के बारे में बात किया गया है। ये थोड़ा से आप ध्यान में दीजिएगा कि पंचायत का गठन अनुच्छेद नंबर 40 में किया गया है। पंचायत का गठन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहीं भी ग्राम पंचायत की बात नहीं की गई, सिर्फ पंचायत गठन की बात की गई है। ठीक है, ग्राम पंचायत शब्द यहाँ यूज नहीं किया गया है, सिर्फ पंचायत शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। क्लियर, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 41। अनुच्छेद नंबर 41 में 3 शब्द को आप याद करना है। इसमें क्या है, अनुच्छेद नंबर 39 में ये कहा गया है 41 में कुछ दशाओं में, जी हाँ, कुछ दशाओं में जो व्यक्ति उसके योग्य हो, कुछ दशाओं में व्यक्ति को शिक्षा, ठीक है, व्यक्ति को काम, शिक्षा और क्या, लोक सहायता, ये 3 शब्द याद करिएगा। लोक सहायता पाने का क्या है, पाने का अधिकार होगा और ये अधिकार कौन दिलाएगा, राज्य दिलाएगा। ये व्यक्ति का अधिकार है। कुछ दशाओं में जो व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो व्यक्ति शिक्षा अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, जो व्यक्ति लोक सहायता से संबंधित जुड़े हुए हैं, जैसे दिव्यांगों की आप बात कर लीजिए, ठीक है, इसमें आप लोक सहायता के रूप में किसकी बात करेंगे, जो दिव्यांग वर्ग हैं इनके बात आप कर सकते हो, जो दिव्यांग वर्ग हैं। इसके अलावा जो वृद्ध हैं, ठीक है, जो बुजुर्ग हैं, इसीलिए वृद्धावस्था में पेंशन की बात की गई है। वृद्ध व्यक्तियों, दिव्यांग व्यक्तियों, इन सब के लिए क्या प्रदान करोगे, लोक सहायता। और जो महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या देंगे, जो महिलाएं और पुरुष हैं, यंग हैं, उनके लिए आप काम की व्यवस्था करोगे। और इसी के तहत आप देखेंगे मनरेगा भी लाने की बात की जा रही थी। मनरेगा, तो मनरेगा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, जो काम देने की बात करता है ताकि लोग अपनी आजीविका को चला सकें, ठीक, और बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया जाना, ठीक है। और जो वयस्क भी हैं और जो बुजुर्ग भी हैं उनको भी साक्षर बनाने के लिए शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था। तो ये कुछ दशाओं का मतलब एक विशेष परिस्थिति है कि राज्य का ये दायित्व बनता है कि सभी को काम, शिक्षा और लोक सहायता क्या करवाएं, उपलब्ध करवाएं। तो काम, शिक्षा और लोक सहायता नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है, तो 41 में किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला हम देख लेते हैं मित्र, जो अनुच्छेद नंबर 42 है। अनुच्छेद नंबर 42 को भी ध्यान में रखिएगा। इसमें ये कहा गया है कि जो काम होना चाहिए वो काम कैसा होना चाहिए, जो काम लेना चाहिए वो काम न्याय संगत होना चाहिए, ठीक है, काम न्याय संगत होना चाहिए, योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए और योग्यता के अनुसार और मनोचित, जो मनोचित की दशा में हो, यानी कि अगर हम उसके योग्य हों तो मुझे उसके अनुसार क्या मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें क्या कही गई है कि महिलाओं के प्रसूति
के समय क्या होना चाहिए, एक सहायता उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, सहायता उपलब्ध कराया जाना, महिलाओं की प्रसूति और न्यायसंगत और मनोचित, ये सारा शब्द का उपयोग जो किया गया है ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है, तो मुझे जो काम मिलना चाहिए, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो काम के साथ उसके साथ न्यायसंगत जैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर हीन भावना न आनी चाहिए, उसके योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। ये सारे शब्द यहाँ पर उपयोग किए जा सकते हैं। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 43। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 43 में इसमें कई बातें कही गई हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद नंबर 43, एक मित्र अनुच्छेद नंबर 39 में छूट गया था, अभी याद आ गया है पढ़ाते समय। अनुच्छेद नंबर 39 का एक क है, अनुच्छेद नंबर 39 क या कैपिटल ए, उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से दुर्बल हो या आर्थिक रूप से असक्षम हो, न्याय पाने के लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होगा, राज्य का होगा। किसका होगा, राज्य का होगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 39 ए में ये बातें कही गई है या कम ये बातें कही गई है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से असक्षम हो उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का जो दायित्व बनता है वो किसका बनता है, वो दायित्व राज्य का बनता है, राज्य का, यानी कि उसका नैतिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, अब 43 में देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 43 के अनुसार ये कहा गया है कि जो काम करने वाले हैं, काम करने वाले के लिए उनके जीवन निर्वाह के लिए उद्योग की व्यवस्था किया जाना। और किस प्रकार का उद्योग, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का क्या होना, व्यवस्था किया जाना। तो किसका, कुटीर व लघु उद्योग की व्यवस्था किया जाना। तो आपसे डायरेक्ट आ जाता है कि काम करने वाले के लिए, यानी कि जीवन निर्वाह के संदर्भ में उद्योग की बात कामगारों के लिए किस अनुच्छेद में की गई है, या तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो आपको ये बताना होगा मित्र कि ये बातें अनुच्छेद नंबर 43 में की गई है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 43 क को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1976 में। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1976 में। और इसमें ये कहा गया था कि उद्योगों के प्रबंधन में, जी हाँ, उद्योगों के प्रबंधन में किसकी भागीदारी होगी, उद्योगों के प्रबंधन में अगर हम देखेंगे तो इसमें श्रमिकों की भी भागीदारी होनी चाहिए। यानी कि ट्रस्टशिप वाली जैसी अवधारणा कहीं ना कहीं यहाँ झलकती है, श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद 43 ख जो है, इस अनुच्छेद में सहकारी समिति की बात की गई। जी हाँ, सहकारी समिति वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सहकारी समिति किस में बात की गई है, तो अनुच्छेद नंबर 43 ख में बात की गई है। ध्यान रखिएगा, ये 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2005 में इसको जोड़ा गया था। 2005 में 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद को, 43 ख को। किसको, 43 ख को। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में दीजिएगा। ठीक है मित्र, अब आते हैं आगे, हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये बातें हो गई अनुच्छेद नंबर 43 ख। अब अनुच्छेद नंबर 44 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 44 के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 44 में अगर हम देखें तो अनुच्छेद नंबर 44, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 44 में सभी व्यक्तियों के लिए समान सिविल संहिता
की बात इसमें की गई, यानी कानून सबके लिए क्या है, समान है। अनुच्छेद नंबर 45, अनुच्छेद नंबर 45 में मित्र पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी और वो किसका दायित्व था, राज्य का। लेकिन अब वर्तमान में अनुच्छेद नंबर 45 में ये कहा गया है कि 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा या पोषाहार उपलब्ध कराना किसका दायित्व है, पोषाहार उपलब्ध कराना ये किसका दायित्व है, ये राज्य का दायित्व होगा। ध्यान रखिएगा, ये नीति निर्देशक तत्व है। जो राज्य आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न होगा, जिसका बजट अच्छा होगा, वही इतना बड़ा बोझ उठा सकता है। लेकिन जो राज्य अगर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा तो ये कैसे वो निभाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 46, अनुच्छेद नंबर 46 में कुछ शब्दों को ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद नंबर 46 के तहत कौन कौन से शब्द उपयोग किए गए। इसमें यह कहा गया है कि जो का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि अनुच्छेद नंबर 46 के तहत एससी और एसटी, अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा ओबीसी और अन्य दुर्बल वर्ग, जी हाँ, अन्य दुर्बल वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हों। ध्यान रखिएगा, आर्थिक और शैक्षणिक, ध्यान से सुनिएगा, आर्थिक और शैक्षणिक। जबकि अनुच्छेद नंबर आप 15 में देखेंगे तो वहाँ सामाजिक और शैक्षणिक है, जबकि अनुच्छेद नंबर 46 देखेंगे तो यहाँ पर आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अन्य दुर्बल वर्ग जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये किसका दायित्व है मित्र, ये दायित्व होगा राज्य का। ये बातें संविधान के किस भाग में कही गई है, तो ये बातें संविधान के चौथे भाग में कही गई है। आइए अब हम अगला अनुच्छेद देख लेते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब नोट करते जाइए। अनुच्छेद नंबर 47, अनुच्छेद नंबर 47 में जो स्वास्थ्य के दृष्टि से जो नशीले पदार्थ हैं उस पर निषेध लगाना, यानी कि रोक लगाना किसका दायित्व है, राज्य का दायित्व है। इसके अलावा लोगों के लिए पोषाहार की व्यवस्था करना, ठीक है, पोषाहार की व्यवस्था करना, ये किसका दायित्व है, ये राज्य का दायित्व है कि जो भी नशीले पदार्थ स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं उस पर रोक लगाना चाहिए। और साथ ही साथ जो वहाँ की जनता है उसके लिए पोषाहार की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्लियर मित्र, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ पर नशीले पदार्थ का रोक, इसके अलावा पोषाहार की व्यवस्था करना। अब देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी देख लेते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व का अगला इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है मित्र, वह 48 को देख लेते हैं। इसमें दो बातें कही गई हैं। पहली बातें इसमें कही गई है कृषि व पशुपालन का गठन। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जो इकोनॉमी का प्राथमिक सेक्टर है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा देना, ठीक है, दुधारू पशुओं को बढ़ाना देना और कृषि के तकनीकी को डेवलपमेंट करना, ठीक है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें अनुच्छेद नंबर 48 में कही गई है। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 48 का में
इसमें ये कहा गया है कि पर्यावरण, जी 2 बातें को याद रखिएगा, इसमें पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन, इसके अलावा इसमें वन एवं वन जीवों का क्या होना चाहिए, वन जीवों का रक्षा करना, ये किसका दायित्व है, ये दायित्व होगा राज्य का होगा। और इस अनुच्छेद को मित्र 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको भी जोड़ा गया था। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्लियर। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं नीति निर्देशक तत्व के, और वह अनुच्छेद कौन सा है इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। शब्दों का इसमें बस ध्यान रखिएगा, सिर्फ शब्दों का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके लिए सार्थक होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर जो आता है वह अनुच्छेद नंबर 49। अनुच्छेद नंबर 49 की अगर हम बात कर लें मित्र, तो इसमें जो बातें कही गई हैं वह स्मारक स्थानों का जो भी पुरातात्विक है उन सब की बातें का, यानी कि पुरातात्विक अन्य संसाधन या वस्तु, पुरातात्विक वस्तु, इन सब का क्या किया जाना, अनुच्छेद नंबर 49 के तहत स्मारक स्थानों पुरातात्विक वस्तुओं का संरक्षण प्रदान किया जाना। ये कौन करता है, ये अनुच्छेद नंबर 49 बात करता है, ठीक है। जो भी हमारे भारतीय धरोहर हैं, चाहे वो स्मारक के रूप में हो, चाहे वो स्थान के रूप में हो, चाहे वो पुरातात्विक वस्तु के रूप में हो, उन सब का संरक्षण किया जाना किसका कर्तव्य बनता है, तो वह राज्य का कर्तव्य बनता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्लियर। अब हम आते हैं मित्र आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 50। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर 50 के तहत ये बताया गया है कि न्यायपालिका से क्या किया गया है, पृथक्करण किया गया है, ठीक है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर 50 में है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 50 में। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व का अंतिम अनुच्छेद है, और वो अंतिम अनुच्छेद कौन है, वह अंतिम अनुच्छेद ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की बात, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण वसुधैव कुटुंबकम की बात, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की बात नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद नंबर 51 या नीति निर्देशक तत्व के अंतिम अनुच्छेद में कही गई है अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की बात, क्लियर मित्र। तो इस तरीके से आपने देखा कि नीति निर्देशक तत्व के जितने भी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद थे उन सारे अनुच्छेदों को मैंने यहाँ संक्षेप में चर्चा किया, और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक मेरा वीडियो बहुत संक्षेप में आएगा, वो आएगा कि नीति निर्देशक तत्व के वह अनुच्छेद जिसके आधार पर संसद के द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं और उनका संबंध नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद से है, वो हम देखेंगे मात्र कुछ मिनटों में। तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।